पिछले क्लास में हम लोग आइसोमेरिज्म कंप्लीट किए और स्ट्रक्चरल भी हो गया, ज्योमेट्रिकल भी हो गया, ऑप्टिकल भी हो गया। इस चैप्टर में हम लोग नोमेनक्लेचर भी पढ़ लिए और फार्मूलेशन भी पढ़ लिए। अब आगे की तरफ में बढ़ते हैं। आज हम लोग को बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस करना है। यानी कि अगर कोई कंपाउंड बन रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो उसमें सेंट्रल मेटल होते हैं और लिगेंड होते हैं, तो इनके बीच में किस तरीके का इंटरैक्शन होता है, किस फोर्स की वजह से वो जुड़े होते हैं, इसके बारे में बात करना है हम लोगों को। और इसमें हम लोग को दो थ्योरी पढ़ना है। एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको वीबीटी कहा जाता है, दूसरा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जिसको सीएफटी कहा जाता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और सीएफटी ये क्या बताता है, एक एक करके दोनों के बारे में बात करेंगे। पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बात करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बताता है कि सेंट्रल मेटल और लिगेंड के बीच में कोवेलेंट इंटरैक्शन है, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड में स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जिसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है, उनका फॉर्मेशन होता है। अगर क्लास 11th पढ़े होंगे आप तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड याद आएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक एटम अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, इसे डोनर एटम कहते हैं, और दूसरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जिन्हें हम लोग एक्सेप्टर कहते हैं। उनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है और इन्हें पहले एरो से रिप्रेजेंट किया जाता था, लेकिन नए रिकमेंडेशन में अब इसे भी सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, यानी कि एक अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने का काम लिगेंड करता है और एक्सेप्ट करने का काम सेंट्रल मेटल करता है। अब कहता है कि जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी उतने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को लिगेंड प्रोवाइड करेगा और सेंट्रल मेटल उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और एक्सेप्ट करने के लिए वो अपना वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करता है। और इनका जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा वहाँ। अब हाइब्रिडाइजेशन में इनर डी एंड आउटर डी ऑर्बिटल दो तरह का होता है, दो तरह का कॉम्प्लेक्स भी होगा। यहाँ ये हाइब्रिडाइजेशन है, उसी से रिलेटेड ये ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेशन नंबर के समय में भी हम लोग ये डिस्कस किए थे। और यहाँ पर ये दो कैटेगरी में कॉम्प्लेक्स बांटा गया है। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, जहां इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। इनर डी ऑर्बिटल कहने का मतलब, जैसे देखो यहीं पर ये आगे में जब डी लगा हुआ रह गया तो ये इनर कहा जाता है, इन्हें इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहां पर ये देखो बाहर में डी लगा हुआ है तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब बताओ तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, इनर। इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, यानी ये जो बनाएंगे कॉम्प्लेक्स उन्हें हम लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। इन्हें भी क्या कहा जाएगा, इनर ऑर्बिटल। और जिसमें अंदर में डी नहीं है इसका मतलब वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अब हम पहचानेंगे कैसे कि कौन इनर ऑर्बिटल है और कौन आउटर ऑर्बिटल है। आपके एनसीईआरटी में जितने इनर और आउटर थे उसको हम यहाँ कलेक्ट करके रख दिए, जो क्वेश्चन के फॉर्म में था। यानी ये सब में इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, यानी कि अंदर का डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, और इन सब में बाहर के डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, आउटर डी ऑर्बिटल। पहला सवाल, क्या सर हमें ये याद करना पड़ेगा? हाँ, याद तो करना पड़ेगा। कब लगेगा कि ये तो डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट नहीं है, जरा गौर से देखोगे तो याद करना आसान हो जाएगा। जो पूछेंगे वो बताना आप। लिगेंड देखो, लिगेंड कौन है? NH3 CN CN। इसमें देखते हैं फ्लोरीन यानी हैलोजन 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 हैलोजन, और क्या है? H2। अब बस दो चीज याद रखो, अगर NH3 और CN लिगेंड है तो इनर ऑर्बिटल बनेगा, और हैलोजन और H2O है तो आउटर ऑर्बिटल बनेगा। हो गया ना याद? कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ, सेंट्रल मेटल बदल भी दिया हुआ हो, अगर NH3 है और CN है तो वो इनर ऑर्बिटल बनाएगा, और H2O है और हैलोजन है तो आउटर ऑर्बिटल। इतना ही वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। हालांकि ये और बढ़ेगा, इसके बाद में जब हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आएगा आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। तो ये NH3 और CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पावरफुल है, तो वो इनर ऑर्बिटल करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड अप कर देता है। और जो वीक फील्ड लिगेंड है उसमें हैलोजन और H2 आते हैं, और भी आएंगे तो वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हम बताएंगे आपसे, फिर चौथा बन जाएगा। पहला क्वेश्चन जैसे ही बताएंगे, आप पहली बार में आप देख रहे हो तो आपके दिमाग में आएगा कि इसका बहुत सारा पार्ट हमको समझ में नहीं आया, ये क्या बोला जा रहा है, क्या बता रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन पर जब पहुंचेंगे तो आपके दिमाग में आने लगेगा, सिर्फ रिस्पॉन्ड करोगे जो बोलेंगे उसके अनुसार से। तीसरा चौथा क्वेश्चन फिर आपसे बनना शुरू हो जाएगा, तो इसके अनुसार से आते हैं। लिगेंड याद हुआ?
इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में बताओ कौन कौन सा लिगेंड, NH3 और Cn। आउटर ऑर्बिटल में हैलोजन और H2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे जरूरत पड़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत ज़रूरी है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे कमांड नहीं है आपका तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे जाकर के कीजिए। हालांकि हमको लगता है कि 2-3 बार आपको वीडियो शेयर भी किए थे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्लास 11th में पढ़ना था, क्योंकि यहाँ पर अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का ही जरूरत पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने नहीं आ रहा है तो फिर नहीं बनेगा आपसे। देखो यहाँ करा है हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री निकालना है हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार से। आप बताओ इसमें सेंट्रल मेटल कौन है, कोबाल्ट। तो सबसे पहला काम करना होगा हम लोग को सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। कोबाल्ट के लिए क्या करेंगे, X, NH3 न्यूट्रल लिगेंड है तो 0 × 6 और इसके ऊपर में चार्ज कितना है +3, यानी X = +3। ये ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया। अब सेंट्रल मेटल का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। कोबाल्ट, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, कोबाल्ट का होता है 27। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर इसका लिख दिया 27। इनका कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, ये आएगा आर्गन 4s2 एंड 3d7। अब आयन का कॉन्फ़िगरेशन, चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर +3 है तो आयन का लिखने के पहले इसको अरेंज करते हैं, क्योंकि ये थर्ड ऑर्बिट है और ये कौन सा ऑर्बिट है, फोर्थ। तो इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा तो बाहर वाले से निकलेगा, फोर्थ वाले से निकलेगा। तो या तो आप डायरेक्ट यहाँ से निकालो या तो फिर आप इसको अरेंज कर दो। तो अरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा आर्गन 3d7 और यहाँ 4s। अब किसका लिखना है, CO3+ का। 3+ का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो यहाँ 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। CO3+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इसका मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो बताओ तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा जाएगा, आर्गन 3d6। तो यहाँ से कर दिया कि यहाँ से कर दिया 3d6। अब इसका एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं इस जगह पर एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम। यहाँ आ गया आर्गन, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 5। 3d6 है और इस जगह पर खाली बचा हुआ रह गया इनका 4s, इस जगह पर 4p और इस जगह पर 4d। 1 2 3 4 5, ये 4d है। पहले 3d6 है, 1 2 3 4 5 एंड 1 6। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं समझ में आ रहा है, 3 वीडियो बनाए हैं इसका, एकदम बिल्कुल बेस से 281 से लेकर के 11th स्टैंडर्ड का पोर्शन है। लेकिन 12th में कई बच्चे जो 11th नहीं पढ़े थे उनके लिए वो बनाए थे पिछले साल, वो हम फिर शेयर कर देंगे आपको। मौका मिलता है तो देखिए, नहीं देखिएगा तो ना तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अगर नहीं आता है कॉन्फ़िगरेशन तो ना तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बनेगा और ना तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बनेगा। जैसे अगर मान लें कि किसी को अल्फ़ाबेट ही नहीं आ रहा है, ABCD नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं उसको कुछ समझ में आएगा। तो वैसे ही वहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी केमिस्ट्री का अल्फ़ाबेट है, वो आपको आना ही चाहिए था। ये 11th वगैरह में पढ़ना था, बेसिक पार्ट था। ये आर्गन 3d6 हो गया। अब कॉम्प्लेक्स में आते हैं, इन CO NH3 6 3+। पहला बताओ आप, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर है, इनर। इनर में बताए थे कि 2 लिगेंड याद रखना, एक NH3 और दूसरा Cn। अब दूसरा काम करना है कोऑर्डिनेशन नंबर। NH3 मोनोडिंटेट लिगेंड है तो 1 और इसका नंबर कितना है 6, तो 1 × 6 = 6। ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो अभी यहाँ पर हम लोग लिखे थे कि अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 है, तो 2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, D2sp3 और दूसरा sp3d2। तो बताओ तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, D2sp3 या sp3d2।
D2sp3 क्योंकि इनर ऑर्बिटल है। तो अब यहां पर ये क्या करेगा, अंदर का 2 d ऑर्बिटल डिमांड करेगा, लेकिन इसके d में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, तो कहेगा कि हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, तो बोलेगा कि तो क्या करें, तो बोले कि सारा इलेक्ट्रॉन जो हटो यहां से, जगह खाली करो। तो यानी जैसे ही इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे थे वो हुंड्स रूल को फॉलो कर रहा था। हुंड्स रूल बताता है कि सेम एनर्जी लेवल वाले में इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली फील्ड होता है, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होता है। तो ये बताता है कि हम इनर हैं, आपका वो रूल वगैरह कुछ नहीं चलने वाला है, आप क्या हो जाइए, पेयर्ड अप हो जाइए, आप सीधा पेयर्ड अप हो जाइए। तो अब यहां पर जैसे ही पेयर्ड अप होगा तो अब देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा जाएगा। आर्गन डी सबसेल पहले बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, यहां पर 4s, इस जगह पर 4p और यहां पर 4d, 1 2 3 4 5। यहां 3d6 था, 6 इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा ऑर्बिटल है, 4s 4p और यहां 4d। ध्यान देना है, अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो हुंड्स रूल को वायलेट करते हुए आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो इसको वायलेट करते हुए लिखेंगे क्योंकि पेयर्ड अप करने के लिए कर रहा है, देखो ऐसे करेंगे, 1 2 3 4 5, ये 6 लिखा गया, ठीक है, ये हुंड्स रूल का वायलेशन हो रहा है यहाँ पर। अब वैकेंट ऑर्बिटल सिलेक्ट करेंगे, कितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू कितना है, 6। तो अब यहाँ से ये 6 वैकेंट ऑर्बिटल सिलेक्ट कर लेगा। देखो सिलेक्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ। एक्चुअली ये क्रॉस क्रॉस जो लिखे हैं वो इलेक्ट्रॉन है, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो लिगेंड प्रोवाइड करता है। अब इसमें से यहाँ ये दोनों D का है, तो इसलिए लिख दिया गया D2। ये ऑर्बिटल S का है, यहाँ S, ये तीनों ऑर्बिटल P का है, इसलिए इन्हें क्या लिखा जाएगा, P। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3। इसका ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड पेयर्ड पेयर्ड, यानी कि एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। यानी कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन ये आया कि इस क्वेश्चन में हाइब्रिडाइजेशन ये हो गया D2sp3। अगर ज्योमेट्री पूछा जाए तो आप बताओ ज्योमेट्री कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसे हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, इनका वैल्यू कितना हो गया, 0। तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू निकालेंगे, इनका फार्मूला होता है √n इंटू n+2, तो ये वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि n का वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये सब्सटेंस किस नेचर का हो गया, डायामैग्नेटिक नेचर का, ये डायामैग्नेटिक। अब इस तरह का क्वेश्चन आप पहली बार आप देख रहे हैं, तो पहले ही बताए हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन जब डिस्कस करने लगेंगे तो लगेगा कि ये सब पूरा समझ में नहीं आया। हम ये मान के चलते हैं कि अगर इसमें का 20% भी पार्ट समझ में आ गया है, सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखने आता है, तो बाकी बन जाएगा। अब कब, यहाँ स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन है, थोड़ा सा आइडिया लगा हुआ है पहले वाले से, भले ही कंसेप्ट पूरा क्लियर नहीं हुआ कि क्या हो रहा है, लेकिन अब यहाँ समझ में आएगा कैसे कैसे क्या करना है उसके बारे में। इस जगह पर ध्यान से देखोगे, सबसे पहला काम करना होता है सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। यहाँ इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। आयरन के लिए क्या मानेंगे, x, Cn का -1 इंटू 6 इज इक्वल टू -4, x -6 इज इक्वल टू -4, x शुड बी इक्वल टू -4 + 6, वैल्यू कितना हो गया, +2, यानी कि आयरन यहाँ पर +2 के फॉर्म में। दूसरा सेंट्रल मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, कन्फिग्रेशन लिखेंगे आर्गन 4s2 और 3d6, ये लिख लिए। अब इसके कन्फिग्रेशन को अरेंज कर लो तो मिस्टेक नहीं होगा, आर्गन 3d6 और 4s, अब Fe +2 है,
यानी कि 2+। बताओ इसका कन्फिग्रेशन क्या लिखेंगे? आर्गन 3d6। देखो अब ये तो रिस्पॉन्ड करना था, +2 का मतलब वो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगा वो कहाँ से निकलेगा? बाहर से निकलेगा। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बाकी बचा रह गया 3d6, ये पार्ट। अब इसके बाद में इनका कन्फिग्रेशन लिखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम से। आर्गन डी सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 बॉक्स बना लिए, 1 2 3 4 एंड 5। ये 3d6। और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल में है 4s 4p और इस जगह पर 4d। 1 2 3 4 5। यहाँ हो गया 4s 4p 4d। 6 इलेक्ट्रॉन है तो हुन्स रूल के अनुसार से 1 2 3 4 5 एंड 1 6, ये कर दी। अब इस कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। इन Fe CN6 4-। बताओ इनर है या आउटर है? इनर। इनर का मतलब ये हुआ कि ये हुन्स रूल को वायलेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड करते हुए यहाँ लिखना होगा, उसको अंदर का डी चाहिए। अब यहाँ पर इस जगह पर जब लिखेंगे हम लोग आर्गन, एक चीज और देख लो, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू कितना आ रहा है? CN मोनोडेंटेट है तो 1 × 6, वैल्यू कितना हो गया? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर ये हेल्प करता है कि कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए, वो सिलेक्ट करने में। आर्गन पहले बॉक्स बना लेते हैं। डी सब सेल के लिए 1 2 3 4 एंड 1 5। यहाँ पर ये 3d है, इस जगह पर 4s, फिर क्या आ गया 4p और यहाँ पर 4d। 1 2 3 4 एंड 1 5। 3d 4s 4p 4d। इसके d में 6 इलेक्ट्रॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं। 1 हाँ सॉरी इनर ऑर्बिटल है, तो बताओ तो यहाँ जैसे आयन का था वैसे ही लिखेंगे या पेयर्ड करके लिखेंगे? पेयर्ड करके। और अगर वीक फील्ड लिगेंड रहता, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रहता, तो इसके आयन को कन्फिग्रेशन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसके बाद में वैकेंट ऑर्बिटल, यानी कि सिंपल यही ध्यान रखना है। इनर ऑर्बिटल है तो इसके हुन्स रूल को वायलेट करते हुए पेयर्ड करते हुए लिख देंगे, क्योंकि अंदर का डी ऑर्बिटल चाहिए। और अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो इसको वैसे ही छोड़ देंगे, बाहर वाला ऑर्बिटल सेलेक्ट। तो यहाँ पेयर्ड करना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। अब कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कितना है? 6। ये 6 वैकेंट ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6, ये इन्वॉल्व हो गया, ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुआ। अब बता तो इस हाइब्रिडाइजेशन को क्या कहेंगे? D का 2 D2 S, P का 3 sp3, यानी D2 sp। अब यहाँ से इंफॉर्मेशन लिखा जा सकता है, हाइब्रिडाइजेशन तो D2 sp3 है, तो बताओ इसका ज्योमेट्री कैसा हो गया? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। बताओ इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0, सब पेयर्ड है। तो पारामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक? डायामैग्नेटिक। एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता तब उन्हें हम लोग कहते पारामैग्नेटिक। तो पहले वाले के रिस्पेक्ट में सेकंड वाले में थोड़ा बेहतर समझ में आया होगा। थर्ड ये देखते हैं हम लोग इसमें। अब आप बताओ पहला काम क्या करते हैं हम लोग? ऑक्सीडेशन नंबर। तो सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकेल के लिए क्या मानेंगे? x, CN के लिए -1 × 4 इज इक्वल टू -2। x - 4 इज इक्वल टू -2। x शुड बी इक्वल टू -2 + 4। वैल्यू कितना हो गया? +2। निकेल का एटॉमिक नंबर होता है 28। इनका कन्फिग्रेशन लिखेंगे आर्गन 4s2 और 3d8। आयन का लिखने के पहले इसके कन्फिग्रेशन को अरेंज करो। क्या लिखेंगे? 3d8 एंड 4s2। अब निकेल का +2 है, जितना कहा गया उतना इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, तो बोलो कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? वेरी गुड, आर्गन 3d
यहाँ पर अब एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं। आर्गन डी में कितना 5, 1 2 3 4 5, 3d8 है। फिर यहाँ पे खाली जो बचा हुआ है 4s 4p और यहाँ 4d, 1 2 3 4 5, 4s 4p और 8 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। 1 2 3 4 5, ये हुंस रूल फॉलो हो रहा है। 6 7 3d8 हो गया। अब कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। इन NiCN4 2-, बताओ ये इनर या आउटर? इनर है। कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर CN क्या है? मोनोडेंटेट। क्या लिखेंगे? 1 × 4, वैल्यू कितना हो गया? तो इनर है, तो बताओ इसके आयन के कन्फिग्रेशन को ही हम लोग लेके चलेंगे या पेयर्ड कर देंगे? पेयर्ड कर देंगे। अब यहाँ पर इसको पेयर करेंगे। यहाँ लिख दिए आर्गन, 8 इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3 4 5, इस जगह पर 4s, यहाँ 4p और इस जगह पे 1 2 3 4 5 4d। 3d में कितना इलेक्ट्रॉन था? 8, 3d8 इलेक्ट्रॉन डाल दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बाकी का ये जो पार्ट है ये कौन सा है? 4s 4p 4d। देखो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। तो इसको वैकेंट ऑर्बिटल 4 चाहिए, ये 4 सिलेक्ट करेगा। 1 2 3, ये 4 ऑर्बिटल सिलेक्ट कर लिया। और इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ गया? DsP2, DsP2 और DsP2 है तो इनका ज्योमेट्री कैसा आ जाएगा? स्क्वायर प्लैनर। स्क्वायर प्लैनर। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हैं, इसका मतलब ये भी किस नेचर का हो गया? डायामैग्नेटिक नेचर का हो गया। डायामैग्नेटिक। और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखो MnCl4 2- है। आप बताओ क्या करेंगे? पहले ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का निकालते हैं। मैंगनीज के लिए क्या लिखेंगे? XCl का -1 × 4 = -2। x - 4 = -2, x शुड बी इक्वल टू +2। क्या हो गया? सेंट्रल एटम कौन है? मैंगनीज। तो मैंगनीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। इनका कन्फिग्रेशन लिखोगे तो आर्गन 4s2 और 3d5। आयन का लिखने के पहले इसके कन्फिग्रेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। 3d5 और 4s, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो Mn2+ का कन्फिग्रेशन अब तो बोलो। आर्गन 3d5। यहाँ अब इसका एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम बना लेते हैं। आर्गन D सब सेल है, 1 2 3 4 5, यहाँ 3d5, इस जगह पर 4s 1 2 3 4 एंड 1 5 और यहाँ 4d 4p है। ठीक है, 4s, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे 4p 1 2 3 और फिर आएगा D, इसमें 5 होगा 1 2 3 4 एंड 1 5, यहाँ 4s 4p और ठीक है। इलेक्ट्रॉन 5 है तो 5 फिल कर देते हैं। 1 2 3 4 5। अब कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं। इन MnCl4 2-, बताओ इनर या आउटर? आउटर। हेलोजन है, हेलोजन और वाइटर अगर रहे तो आउटर होगा, ये आउटर ऑर्बिटल है। कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं। क्लोरीन का
1/4 वैल्यू कितना हो गया। अब चूंकि आउटर ऑर्बिटल है तो इसके कन्फिग्रेशन में कोई चेंजेज नहीं, ऐसे ही रह जाएगा। यानी यहां आ गया आर्गन 1 2 3 4 5, इस जगह पर 4s, यहाँ 4p और यहाँ 4d, 2 3 4 एंड 1। 3d में 5 इलेक्ट्रॉन था, 1 2 3 4 5। बाकी यहाँ पर क्या है, 4s 4p और 4d। अब बताओ कितना हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा, 4, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। यहाँ 1 2 3 4, ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। बोलो कौन सा, sp3। और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री कौन सा हो गया, टेट्राहेड्रल। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, 5, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। तो पारामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक हो जाएगा। और इस कंडीशन में अगर हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए कहा जाए, यानी पारामैग्नेटिक है तो कितना होगा, तो फॉर्मूला था रूट अंडर n इंटू n प्लस 2, रूट अंडर 5 इंटू 5 प्लस 2, रूट अंडर 35। तो 35 ये सोल्व करोगे तो अबाउट 5.94 मैग्नेटॉन आ जाएगा यहाँ पर। ये अब बन जाएगा आपसे, बोले थे ना कि 3-4 क्वेश्चन में जो है वो आपका चौथा बनना शुरू हो जाएगा। हमें जहाँ तक लगा आपको कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कुछ लोगों को दिक्कत है, उसकी वजह से परेशानी हो सकता है। अब यहाँ तो डायरेक्ट आप गेस कर सकते हो कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। बताओ आप पहले कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना है, 4। क्लोरीन है 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब 4 में 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 और sp3। तो दूसरा सवाल, आप बताओ ये इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल है तो dsp2 होगा या sp3 होगा, sp3 होगा। यानी कि अब डायरेक्ट आप बता सकते हैं यहाँ से कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। इस वाले में देखते हैं, आप बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। तो 2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, d2sp3 और sp3d2। अब बताओ ये कि इनर है या आउटर है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3d2। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो आप देखते ही जो बन जाएगा कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन इसको आप बनाओगे अभी यहाँ पे पूरे डिटेल से जैसे किए थे उस तरीके, तो वो कॉपी करने वाला पार्ट बाद में करना, इसको आप सोल्व करो। चलो देखो यहाँ इस तरीके से होगा। सेंट्रल मेटल का पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर सेंट्रल मेटल का, तो आयरन का क्या मानेंगे, x, H2O का 0 इंटू 6 इज इक्वल टू +2, यानी x इज इक्वल टू +2। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आर्गन 4s2 एंड 3d6। अब इसे अरेंज करेंगे, आर्गन 3d6 एंड 4s। अब Fe का 2+ का कन्फिग्रेशन लिखेंगे, आर्गन 3d6। एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम यहीं बना देते हैं। यहाँ आर्गन 3d है तो d में 1 2 3 4 5, बाकी खाली बचा रह जाएगा 4s। यहाँ जगह फिर दूसरा बनाने का दिक्कत होगा, इस तरफ भी लिखते हैं। यहाँ आर्गन 3d 1 2 3 4 5, यहाँ 4s 4p और 4d, 1 2 3 4 एंड 1 5, 3d6। ये है 4s 4p 4d। d में 6 है, 1 2 3 4 5 एंड 1। अब
इसका पहले कॉम्प्लेक्स का नेचर पहले पता कर लेते हैं। इन Fe(H2O6) 2+, बताओ इनर या आउटर? क्या है? आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल। अब दूसरा हमें पता करना है कोऑर्डिनेशन नंबर। बताओ यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 1/6, क्योंकि ये मोनोडेंटेट है। डाइडेंटेट में En या OX रहता तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते। अब चूंकि आउटर ऑर्बिटल है तो बताओ इसके कन्फिगरेशन को पेयर्ड करके लिखेंगे या ऐसे ही छोड़ देंगे? ऐसे ही छोड़ेंगे। तो यहाँ आ गया आर्गन 3D 1 2 3 4 5, 3D 6, इस जगह पर 4s, यहाँ 4p और इस जगह पर 4d 1 2 3 4 5, 4s 4p 4d, यहाँ 3d से इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 6 है तो 1 2 3 4 5 एंड 1 6। अब चूंकि आउटर ऑर्बिटल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो यहाँ से 6 वैकेंट ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6। कई जगह पर देखोगे तो इसके ऊपर में लिगेंड H2O है, तो H2O 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 भी लिखा रहता है, तो भी लिख भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन आया है वो लिगेंड का इलेक्ट्रॉन आया है। और यहाँ ये हाइब्रिडाइजेशन में यानी कि मेटल अपना ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है, वैकेंट एंड हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल। देखो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp3d2। ज्योमेट्री बताओ कौन सा हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल का ज्योमेट्री हो गया ऑक्टाहेड्रल। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4। तो किस नेचर का होगा? पारामैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक कहने का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद में अट्रैक्शन फील करते हैं, और सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड अप हो गए तब उन्हें डायमैग्नेटिक कहा जाएगा। ये हर जगह पर यही कंसेप्ट है। केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th में था, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़े होंगे, यही कंसेप्ट आया। आगे हम लोग जब डी एंड एफ ब्लॉक इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे तो यही कंसेप्ट आएगा। एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड तब वो पारामैग्नेटिक, और सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड अप हो गए तो उन्हें डायमैग्नेटिक। अब पारामैग्नेटिक हैं, अट्रैक्शन फील करेगा, तो कितना अट्रैक्शन फील करेगा वो मैग्नेटिक मोमेंट से निकालते हैं, जो हम लोग μ = √n(n)+2 करते हैं। बना था आप लोगों से? बोलो कहीं कोई दिक्कत? अब इसको बना लीजिए, इसको कॉपी भी करना है आपको। एक और जो अभी छोड़े थे, अब ये पार्ट बन जाएगा। इसके बाद में सुनो, इसके बाद में अब जो है कुछ एक वैसे कंपाउंड हैं जिनमें कुछ अलग अलग कंसेप्ट अप्लाई होगा। अब आज इसको नहीं बताएंगे, नहीं तो आज बताएंगे तो खिचड़ी बन जाएगा, यानी आज वाला कंसेप्ट भी और वो भी बन जाएगा। और ये एक दो नहीं 4-5 क्वेश्चन है, जैसे ये देखो CrNH3, इन सब में कुछ न कुछ अलग अलग कंसेप्ट आता चला जाएगा, इसलिए इसको हम लोग रखे हैं स्पेशल कंडीशन में। तो ये वाला वैलेंस बॉन्ड थ्योरी 2 क्लास में कंप्लीट होता है। एक आज हम लोग डिस्कस किए जो नॉर्मल कंसेप्ट पर बेस्ड था, कल हम लोग डिस्कस इसके बाद वाले क्लास में डिस्कस करेंगे जब स्पेशल कंडीशन की बात करेंगे, उसके बाद में फिर CFT के। Thanks for watching this video.